नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चूंकि मैसिव हैं, लिहाजा इनका जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता जितना लाइट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का करता है। तो हम बेटे ऐसे करेंगे, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देखें तो आपको पता है लॉरेंस फैक्टर के बारे में आप जानते हैं। और मसलन हम अगर मैस की बात करते हैं कि मैस की डायलेशन किस तरह होती है, तो जो एक्चुअल मैस है उसमें लॉरेंस फैक्टर के हिसाब से वेरिएशन आती है। मतलब ये कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे लॉरेंस फैक्टर जो है ये डिक्रीज होता जाएगा, और लॉरेंस फैक्टर के डिक्रीज होने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर असर पड़ेगा, और उसके अफेक्ट होने की वजह से होता यह है बेटे कि ये फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। सो यहाँ पर मसला हमारा ये आ रहा है कि लॉरेंस फैक्टर में कमी, लॉरेंस फैक्टर जो ओवरऑल ये कम होता जाता है। तो अगर बेटे हम कुछ ऐसा कर लें कि लॉरेंस फैक्टर जितना कम हो रहा है उसी हिसाब से किसी और फैक्टर को इंक्रीज कर दे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हमारा मकसद अल्टीमेट तो ये है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना, और कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होना, जो अप्लाइड सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, लॉरेंस फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, और हम कुछ इस तरह करें कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनमें से कोई भी एक फैक्टर हम इंक्रीज कर लेते हैं, और इस तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसमें उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। जितना लॉरेंस फैक्टर डिक्रीज होगा उतना ही कोई और फैक्टर इंक्रीज कर लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है या कॉम्बिनेशन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो ये सोर्स के साथ मैच करती रहेगी, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप जितना मर्जी एक्सेलरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कुछ करना चाहते हैं। अब मसला ये आ जाता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिन फैक्टर पर डिपेंड करती है उनमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैस की। जो चार्ज पार्टिकल जिसको आप एक्सेलरेट करने जा रहे हो, अगर वो साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का मैस कैसे बढ़ाएंगे, ये तो नहीं बढ़ेगा, इसमें चेंज नहीं आएगी। जब इसमें चेंज नहीं आएगी तो फिर लॉरेंस फैक्टर डिक्रीज होने के साथ साथ मैस तो बढ़ना नहीं। तो हमारा ये मसला अपनी जगह पे, मैस यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो मैस को हमने डिक्रीज करना है। लेकिन मसला ये है कि लॉरेंस फैक्टर मैस, हम पार्टिकल के मैस में तो चेंज ला ही नहीं सकते। इसका मतलब है मैस को हम मैस में वेरिएशन नहीं ला सकते, जिसकी वजह से ये लॉरेंस फैक्टर की जो डिक्रीज है उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। सो हम देखते हैं दूसरा फैक्टर, वो है चार्ज। चार्ज बेटे अगर आप फर्ज करें प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हो तो प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आप कभी भी उसमें चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और प्रोटॉन का जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज 1.6 टेंस पर -19 कूलम, उसमें चेंज नहीं आएगी। तो मैस और चार्ज कांस्टेंट रहेंगे। ये थर्ड जो फैक्टर है ना, ये इसमें चेंज आ सकती है, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको आप चेंजेस में वेरिएशन ला सकते हैं। आप जरा देखें तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ द लॉरेंस फैक्टर प्लस एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस तरीके से करें कि हम लॉरेंस फैक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको कांस्टेंट कर लें, चार्ज पहले ही कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट, तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा अब ये हमें मसला या सामने हमारे टारगेट आ गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फैक्टर इन दोनों के प्रोडक्ट को कांस्टेंट करते हैं। तो कांस्टेंट कैसे करेंगे, जिस हिसाब से लॉरेंस फैक्टर कम हो रहा है उसी हिसाब से हम मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाते हैं। और ये कर सकते हैं, देखो अप्लाइड फील्ड तो आपने अप्लाई किया है, बाहर से मैग्नेट की मदद से आपने फील्ड अप्लाई किया, तो आप उसको आसानी से आप इंक्रीज कर सकते हो। मतलब आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से दिया तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट को बढ़ा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो बेटा इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कांस्टेंट रख सकते हैं, यानी जितनी लॉरेंस फैक्टर में कमी आएगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और ये फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह से एडजस्ट की हुई है कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक अप्लाइड सोर्स जो अप्लाइड जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है उसके साथ बिल्कुल मैच करती रहेगी। और इस तरह जो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है उसमें उसके एक्सेलरेट होने में किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। तो बेटे फिर क्या, कैसे हम इसको कांस्टेंट रख सकते हैं, अनचेंज कैसे हो रह सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें उस हिसाब से जिस हिसाब से लॉरेंस फैक्टर कम हो रहा है। लेकिन सब बच्चे ये बात याद रखेंगे
कि लॉरेंस फैक्टर में जो चेंज आती है और इस वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच नहीं करती, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लेक ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस तो रहता ही नहीं। रेजोनेंस तो यही होगा ना कि जब फ्रीक्वेंसी और जब एक्सोलेटेड पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों रेजोनेट करेंगी, दोनों सेम होंगी। लेकिन अगर इनमें मैचिंग नहीं है, इनमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये कंडीशन लेक ऑफ रेजोनेंस कहलाती है। लेक ऑफ रेजोनेंस जो है, लेक ऑफ रेजोनेंस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से बेटे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो आप लोगों ने बेटे इस टॉपिक में देखा, इस टॉपिक में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को कि साइक्लोट्रॉन कैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, और वो हमने देखा, और कुछ फैक्टर जो कुछ चीज़ हमने कैलकुलेशंस भी की। अगर आप लोग समझें, देखें, तो हमने बेटे अगर आप लोग बेटे देखें तो हमने ये टॉपिक में कैलकुलेशन की है। रेडियस को हमने कैलकुलेट किया, वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, फिर हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी, और अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यहाँ इन्वॉल्व हो जाए ड्यू टू कंपेरेबल स्पीड ऑफ एक्सेलरेटिंग पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर जो चेंजेस आती हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, यानी जब वहाँ जो रेजोनेंस, लेक ऑफ रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो बेटे इस तरीके से ये साइक्लोट्रॉन जो है, आप लोगों ने इसको समझ लिया, देख लिया। अब आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन पूछें बेटे, अटेंडेंस भी लगा लें वैसे आप लोग साथ, और साथ साथ क्वेश्चन भी पूछें। सर ये जो हमारे पास फैक्टर है जिसमें m इक्वल टू m नॉट और लिखा हुआ है 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर, सर ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर। जी सर। ये बेटे ये शो कर रहा है कि आप लोग देखो ना बेटे, जैसे जैसे स्पीड पार्टिकल की बढ़ेगी, ये v स्पीड है पार्टिकल की, और c तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर आप लोग जरा गौर करें, तो जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर और c स्क्वायर डिक्रीज होगा। जब 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर से डिक्रीज होगा, तो इसका स्क्वायर रूट भी डिक्रीज होगा। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, तो m जो है, m नॉट नहीं, m इंक्रीज होगा, क्योंकि m नॉट रेस्ट मैस है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो कम होने से मैस इंक्रीज होगा। जब बेटे मैस बढ़ेगा, तो पार्टिकल जब मैसिव होता जाएगा, तो वो लाजमी तौर पर अफेक्ट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी लाजमी तौर पर अफेक्ट करेगी, और वो रेजोनेट नहीं कर सकेगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहां ये सिर्फ वो दिखाया हुआ है कि फैक्टर किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। और पूछें कुछ चीज, कोई बात पूछें, और फिर इसी को हमने बेटे 1 मिनट रुकें, पहले ये स्टूडेंट पूछ ले। हाँ बेटे, सर अगर हम क्या ठहरो 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 बेटे, 1 मिनट सिर्फ बेटे। आप, ये लड़का जो बात कर रहा है बेटे, मैं आपका क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, वो स्टूडेंट को पहले पूछने दें इसके बारे में। क्या कह रही थी बेटे आप? सर लाजमी तो नहीं है सर, मैं कह रही थी कि लाजमी तो नहीं है कि मैस ही इफेक्ट करे। अब इलेक्ट्रॉन भी तो एक लाइट पार्टिकल था, अब हाँ हाँ, उसको हम देखें तो फिर उससे तो मैस नहीं इफेक्ट करेगा ना, वहाँ मैस का इफेक्ट नहीं दिखाएगा। करेगा बेटे, वहां पर भी करेगा, क्योंकि लाइट मैस हो या इलेक्ट्रॉन है तो मैसिव पार्टिकल ना, उसका मैस तो है ना बेटे। तो जब वो लाइट पार्टिकल स्पीड अप ज्यादा होगा, तो अफेक्ट लाजमी करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत जल्दी स्पीड अप हो जाता है, तो फील्ड को हम इस हिसाब से इतना जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। सो वो इलेक्ट्रॉन के साथ मैचिंग साइक्लोट्रॉन में मुश्किल है, उसके लिए हम अलहदा से इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेलरेटर्स अलहदा से इस्तेमाल होते हैं बेटे। और कुछ और कोई है बेटे बात? हाँ हाँ, विदाउट रेजोनेंस साइक्लोट्रॉन प्रोसेस हो नहीं सकता बेटे बात की समझ नहीं, क्या कह रहे हो?
सर मतलब साइक्लोट्रॉन का जो प्रोसेस हो रहा था इसके लिए रेजोनेंस का होना लाजमी है। आवाज बड़ी कट कट के आ रही बेटे, मुझे समझ नहीं आ रही, फिर पूछो एक दफा। सर मैं कह रही थी कि रेजोनेंस का होना मतलब लाजमी है हमारे साइक्लोट्रॉन का प्रोसेस के हाँ लिए। बेटे देखो, रेजोनेंस का होना लाजमी क्यों नहीं, जरा देखिएगा आप इस फिगर की तरफ आइएगा। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था आप लोगों को, ये आप फिगर में देखें, अगर रेजोनेंस नहीं होगी, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो ही नहीं सकता। आप जरा देखें, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना फिगर? जी हाँ, फिगर में अगर आप लोग देखें तो ये डी के अंदर यहां से ये प्रोटॉन यहां से एंटर हो रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। एंटर जब होगा तो ये डी जी उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है प्रोटॉन के लिए, तो लिहाजा ये उसके लिए अट्रैक्शन है और वो एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन जब वो एग्जिट हो रहा है तो सामने वाली डी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। अब बेटे जितना टाइम वो अंदर लगाता है एक चक्कर पे, उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है। तो दोनों सिंक्रोनाइज करना या दोनों का रेजोनेट करना जरूरी है। अगर वो डी के अंदर से अभी बाहर नहीं आया और सामने वाले डी ने पोलैरिटी चेंज कर ली है, या अभी वो सामने वाले डी की तरफ जी दौड़ रहा था तो पोलैरिटी चेंज होगी, तो वो एक्सेलरेट हो ही नहीं सकेगा। तो दोनों की मैचिंग जरूरी है, और इस मैचिंग के लिए वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होंगी या दोनों रेजोनेट करेंगी, तो फिर पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। जी तो हमारा मकसद ये उस वक्त मुमकिन है कि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, इसमें किसी किस्म की चेंज ना लाएं। हम इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं, और कांस्टेंट के लिए अगर लॉरेंस फैक्टर आ गया, जैसे आप लोग ये 13 इक्वेशन में देखें, अगर लॉरेंस फैक्टर इन्वॉल्व हो गया तो फिर ये लॉरेंस फैक्टर में कमी होने से फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर अप्लाइड सोर्स के साथ ये मैच नहीं करेगी और पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा। तो ये मिसाइल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में भी आते हैं, लेकिन सब बच्चे याद रखें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैसिव होते हैं, उनमें ये मसला बहुत थोड़ा होता है, इतना थोड़ा कि हम फील्ड अप्लाई करके इस जो ये प्रॉब्लम आया इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन में ये तेजी से आता है और इतनी तेजी से हम फील्ड अप्लाइड फील्ड को वेरी नहीं कर सकते। सो वहां पर हम इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए सूटेबल नहीं है। समझ गए बेटे? यहाँ पे जी सर यहाँ पे जो विंडो है टारगेट है सर ये भी चार्ज होते हैं, अगर मतलब पार्टिकल विंडो से वेरी गुड, जाता है उधर टारगेट की तरफ, तो सर यहाँ बहुत अच्छे बेटे। ये टारगेट पार्टिकल जो है हम नॉर्मली इसको हम चार्ज रखते हैं, और इसका जो चार्ज है वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल के चार्ज के ऑपोजिट होता है, ताकि पार्टिकल इसकी तरफ मजीद तेजी से दौड़ता हुआ आ जाए और स्ट्राइक करे। हाँ सही। सर विंडो का मतलब विंडो में भी होता होगा फिर? नहीं, विंडो जो है यहाँ पे जहाँ W नहीं, लिखा हुआ है। विंडो से तो उसने निकलना है, विंडो में नहीं होता। लेकिन विंडो का ये अलग मैकेनिज्म है, लेकिन विंडो को अगर आप लोग चार्ज कर दो तो ज्यादा बेहतर है। वो कैसे? अगर आप लोग इस तरीके से करो कि विंडो की नहीं, साइड, क्योंकि D से विंडो की जी साइड को आप लोग वही चार्ज, वही पोटेंशियल, वही चार्ज दें जो चार्ज फील्ड जो पार्टिकल का चार्ज है। तो जब पार्टिकल विंडो से निकलने लगेगा तो फिर वो विंडो की दीवारों से नहीं टकराएगा, बल्कि सेंटर से जो होल होगा उसमें से गुजर जाएगा। तो इस तरीके से आप वो किया कर जी सकते हैं। समझ आए ना बेटे? वही सर और अगर विंडो को हम चार्ज ना करें तो वो डी के सेंटर से अगर नहीं निकल सकता तो फिर वो विंडो से भी तो नहीं निकलेगा ना। हाँ 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 हाँ, फिर वो विंडो की साइड वॉल से टकरा सकता है। लेकिन पता क्या बेटे, ये जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये एक पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ तो एक ही दिखाया हुआ है ना, ये पार्टिकल ज्यादा होते हैं, और अगर कोई विंडो से हाँ जी वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो कुछ पार्टिकल निकल भी जाते हैं और टारगेट से जाकर हिट करते हैं। ये दिखाया एक पार्टिकल है। अच्छा मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं। हाँ, एक पार्टिकल नहीं, एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है अच्छा बेटे, शाबाश। ये दूसरा बच्चा जो पूछना चाह रहा था, बेटे बात करो। सर जब हम मैग्नेटिक फील्ड मतलब चेंज करते हैं तो सर हम रेडियस और उसकी सोर्स फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेंगे या वो सेम रहेंगे? क्या क्या? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो सर हम जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब लेविस्टिक सर जो
सर मान लीजिए उसको काम करने के बाद जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, हाँ, सर हम उसकी रेडियस भी डी का चेंज करेंगे या वो सेम रहेगा? सोर्स की फ्रीक्वेंसी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सर वो रेडियस जो होगा डी का। सर आपने कहा था जब अगर हम स्पीड तेज करना चाहेंगे तो हमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी और उसके साथ वो मैच होनी चाहिए। अब अगर हम थोड़ी देर बाद तब्दील कर रहे हैं तो हाँ उसके बाद सर हम क्या कहते हैं, कर सकते हैं इसको चेंज? बेटे देखें, मतलब अब बात सुन, दो चीजों को चेंज करेंगे तो उनको रेजोनेट करना या मैच करना मुश्किल है। अब बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखें, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें और उसमें वेरिएशन लाएं ताकि उसकी वेरिएशन से वो बाकियों के साथ मैच करें। तो मेरा ख्याल है जब आप लोग मैचिंग के लिए वो लॉरेंस फैक्टर को रिमूव करने के लिए बी को इंक्रीज कर रहे हो, यानी उसको कम, उसको अकोमोडेट करने के लिए लॉरेंस फैक्टर को का इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए जब आप फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो तो उस बाकी जो चीजें उसमें वेरिएशन लाओगे तो फिर मैचिंग रेजोनेंस यानी इसको रेजोनेट करना मुश्किल हो जाएगा। सो बाकियों को हम कांस्टेंट रखेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है सर। और बेटे ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा हर साइकिल में? बिल्कुल याद रखना बेटे, हर पीरियड में टाइम टेबल हम टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। अगर टाइम पीरियड वेरी करेगा तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी जिससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगी और वो उसका सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैचिंग हटती जाएगी। सो सोर्स की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल की अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसलिए ये बेटे टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना जरूरी है। और वैसे भी टाइम पीरियड का जो हमारे पास टाइम पीरियड का, सुने बेटे, जो टाइम पीरियड का आ रहा है ना हमारे पास रिलेशन, उस रिलेशन में देखें तो टाइम पीरियड जो है वो जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। सो टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगी। और पूछें बेटे बात। सर ये पोलैरिटी जो होती है ये चेंज करने से हमारी इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी ना, मूवमेंट पोलैरिटी चेंज करने से पार्टिकल की मूवमेंट चेंज हो जाएगी डी में, मतलब ऑपोजिटली मूव करेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज या तब क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर? बेटे आप जरा इसको आप शायद समझे नहीं, आप जरा ध्यान करें। आपने जब स्विच ऑन किया है सोर्स का तो लाजमी तौर पर एक डी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक नेगेटिव, जिसको मर्जी पॉजिटिव लें जिसको मर्जी नेगेटिव। जब आपने एक जो आपकी डी पॉजिटिव है, जब सोर्स ऑन होगा तो एक ने लाजमी तो फौरन पॉजिटिव होना, एक ने नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो प्रोटॉन को रिपेल करेगी, जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगी। तो अब जो सी मर्जी डी पॉजिटिव हो, जो सी मर्जी नेगेटिव हो, प्रोटॉन ने तो डीज के हिसाब से चलना शुरू करना है। ये जो सामने फिगर के अंदर नजर आ रही है उसकी मूवमेंट, वो बजाहर तो यही बता रही है जी, वो ये बता रही है कि पार्टिकल जो D2 है ना पहले नेगेटिवली चार्ज था शुरू में और फिर बाद में D1 नेगेटिवली हुआ, क्योंकि ये प्रोटॉन साइकिल को देखें तो ये नीचे से ऊपर को गया है। इसका मतलब है पहले D2 ने इसे अट्रैक्ट किया है लेकिन वो डी के अंदर अभी नहीं गया था कि D1 जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और वो उसने ऊपर को चलना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से है। आप लोग जब साइक्लोट्रॉन में अपना काम करोगे आगे तो उसमें ये होगा कि किसी भी तरह ये इसका जो ट्रेजेक्टरी है पार्टिकल की वो किसी भी तरह की हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। यहां स्टूडेंट ने कहा है सर लेक ऑफ रेजोनेंस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, रिपीट कर दीजिएगा। लेक ऑफ रेजोनेंस क्यों बेटे होता है प्रोड्यूस? बेटे लेक ऑफ रेजोनेंस उस वक्त प्रोड्यूस होगा जब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगी। अब उसमें कई फैक्टर आ जाते हैं, पार्टिकल का मैस इन्वॉल्व होता है, पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो कई चीजें उसमें आ सकती हैं। तो बेटे लेक ऑफ रेजोनेंस के प्रोड्यूस होने की वजह जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हम नेगेटिवली की तो बात नहीं करते ना, इससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं। हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करें तो बात करें तो जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएं उस वक्त रिलेटिविस्टिक इफेक्ट उसमें आ जाता है और इस वजह से पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट होने की बजाय डिसेलरेट होना शुरू कर देता है और जब डिसेलरेट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी
जो है वो रेडियो सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी, जिसे हम लेग ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। बेटे और कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटे। सर हम लैक ऑफ रेजोनेंस को रिमूव करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें ना, मतलब उसको मैग्नेटिक इंक्रीज फील्ड कर अप्लाई रहे नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, हैं। इंक्रीज करें। हाँ इंक्रीज जी। कर रहे हैं तो बिल्कुल। सर हम अगर उसको हमने रेजोनेंस के लिए दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वली करना है तो हम फिर सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं उसके इक्वल दोबारा कर सकते? तो सो बेटे असल में जो फील्ड हम चेंज कर रहे हैं वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी को तो हम मैच करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी ना। अब देखो ना जरा, मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी का सर, फार्मूला आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू बी क्यू ओवर एम, ये 9 नंबर इक्वेशन। तो यहां पर क्यू और एम तो चेंज नहीं हो सकते, बी को हम चेंज कर रहे हैं, तो बी को चेंज करने से सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। या फिर इक्वेशन 13 ज्यादा बेहतर बता रही है। ये जरा देखें इक्वेशन नंबर 13, ये देखें इक्वेशन 13 जो है, इसमें जब ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ गया तो फिर हम बी को इंक्रीज करके, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो बी को इंक्रीज करके सारा जो सारे कॉम्बिनेशन है उसको कांस्टेंट रखेंगे ताकि ओमेगा कांस्टेंट रहे। तो बेटा फिर फील्ड ही है जिसकी चेंज से ये कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करने से, और तो चीज नजर नहीं आती। आप समझ रहे हैं ना बेटे? जी सर। हाँ, और बेटे को बात पूछें, ये कोई क्वेश्चन है तो पूछो बेटे। क्वेश्चन है कोई? सर ये रेस्ट मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम बता रहे हैं, मतलब क्या बेटे? पार्टिकल का मास है। आप क्या कह रहे हो बेटे? सर यहाँ पे जो m दिया हुआ है और m नॉट दिया हुआ है, सर ये एक ही पार्टिकल का है या फिर m नॉट को जो रेस्ट मास है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं? बेटे आप समझें, ये एक ही पार्टिकल है, m नॉट उसका रेस्ट मास है, एक्चुअल मास है, और जो m है वो पार्टिकल जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट उसमें आ जाएगा तो उसके मास में जो चेंज आएगी, जो मास उसका इंक्रीज होगा वो मास है। m वो मास है, m नॉट एक्चुअल मास है। अच्छा, मतलब मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसमें चेंज आता ही रहेगा। m naught is always constant, but m is varying as the particle move move at a very high speed, that is comparable to the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट जी। हाँ, और बेटे और बच्चों पूछो, कोई बात है? कोई बात नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं? अगर क्वेश्चन नहीं है तो बस ये एक एक्सेलरेटर है जिसको हमने और को डिस्कस करना है, बस फिर ये दो एक्सेलरेटर ही होंगे। और ये दूसरा एक्सेलरेटर है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन क्या है बेटे? आप लोग इसको देखेंगे, बीटाट्रॉन नाम से पता चल रहा है। ये बीटाट्रॉन मीन एक्सेलरेटर दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द बीटा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। बीटा पार्टिकल्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेटे जो है ना बीटाट्रॉन, ये वो एक्सेलरेटर है जिससे हम बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो ये तो मजे की बात होगी ना कि साइक्लोट्रॉन में ये एक ड्रॉबैक था बहुत बड़ा, जो बीटाट्रॉन से रिमूव हो जाता है, इसलिए हम बीटाट्रॉन पर फोकस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये बेटे लाइट पार्टिकल है, और इनका जो मोमेंटम है वो इतना ज्यादा ये गेन नहीं कर सकते जितना गेन करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब मसला ये आता है कि अगर ये इतना मोमेंटम गेन नहीं कर सकते तो फिर ये न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन के लिए या न्यूक्लियर रिएक्शन को की ट्रिगरिंग के लिए तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर अगर इस्तेमाल होंगे भी तो बहुत ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं उनके लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके हम जो असल में काम लेते हैं